औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं आपका होस्ट इजाज़ अहमद कादरी और आज एक नई ट्रांजैक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी पॉपुलर बिजनेस और द ट्रेड that is called the merchanting business by the Pakistani intermediary. It means that is the tripartisan trade जिसके अंदर तीन पार्टियों की इन्वॉल्वमेंट होती है। उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे पाकिस्तानी रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक। उसकी इंस्ट्रक्शन को देखेंगे और एज ए प्रीएम्बल्स पहले कुछ और चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट कंडीशंस को। इट मीन्स कि मार्केट के अंदर बायर एंड सेलर मार्केट का क्या कंसेप्ट है, तो जल्दी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बायर मार्केट का मतलब ये है ऐसी सिचुएशन जहां पर सप्लाई एक्सीड करती है डिमांड से। इट मींस वी कैन से दैट द सिचुएशन इन विच सप्लाई एक्सीड डिमांड गिविंग द परचेजर्स एन एडवांटेज ओवर द सेलर इन प्राइस नेगोशिएशन। बायर मार्केट इज कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब द रियल एस्टेट मार्केट्स, but it applies to any type of market where there is a more product available then there are people who want to buy it. अब इसके कंट्रास्ट में जो दूसरी सिचुएशन है मार्केट की उसको हम सेलर मार्केट कहते हैं। अब ये ऐसी सिचुएशन होती है मार्केट के अंदर जहां पर डिमांड बढ़ जाती है सप्लाई से। इट मींस वी कैन से दैट अ सिचुएशन इन विच डिमांड एक्सीड्स सप्लाई and owners have an advantage over the buyer in price negotiation. That is the buyer and seller market. इस कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ते हुए अब हमने देखना है the role of intermediary in the international trade क्या होता है। तो हम देखते हैं कि ये हिस्टोरिकली ये टर्म्स कहाँ से आई थी और फिर बायर और सेलर के पर्सपेक्टिव में इंटरमीडिएटरी का क्या किरदार होता है। That historically the intermediary, pragmatically called by the Anglo-Saxon middleman, the man in the middle, it means, has been essential to bring together compatible supply and demand. It is he who allows the transaction to take place, especially between the companies based in different territories and which could not have met without him. It means कि इतना अहम किरदार है कि अगर कॉर्पोरेट बिजनेस की दुनिया के अंदर जहां पर आपको एक इंटरमीडिएटरी में भी कि वो आपका रॉ मटेरियल का सप्लायर हो या आपको कोई स्पेयर पार्ट्स देता हो लेके मार्केट से, एक ट्रेड हाउस के तौर पे काम कर रहा हो और दरमियान में रहते हुए ऑर्डर आपका फैसिलिटेट कर रहा हो, तो इस तरह से इंटरमीडिएटरी का बिजनेस जो है या इंटरमीडिएटरी का जो रोल है इंटरनेशनल ट्रेड में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। It carries out a specific activities quite distinct from those called the principal in the international trade, which is ultimately the buyer and the seller or the supplier, the real stakeholder. The function of the supplier is to produce and sell. That of the buyer is to buy goods, to resell them in his territory with a margin. अब ये जो मार्जिन है ये एक्चुअली उसका कमीशन है। तो इंटरमीडिएटरी बिजनेस के अंदर मिडल मैन जो है वो कमीशन पे काम करने वाला आदमी होता है या कंपनी होती है। द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरमीडिएटरी इज टू इनेबल द रिकंसिलिएशन नॉट ऑफ द बायर एंड द सेलर बट दैट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। द कमर्शियल इंटरमीडिएटरी इज देयरफॉर अ प्रोफेशनल who has been given the power to act in the name and on behalf of the other person. He therefore exercises professional activity under a mandate. The intermediary mandate is a consensus act which is not subject to any formal requirement and can be written or verbal. In addition, the intermediary has the quality of the trader since the article of the Uniform Act relating to the general commercial law provides that the operation of the commercial intermediary such as commission, brokerage and agency constitute the commercial acts. तो इस तरह से जो मिडल मैन है या कमीशन एजेंट है या इंटरमीडिएटरी है उसके रोल को यहाँ पे आपको एलेबोरेट करके बताया गया है। अब हम देखते हैं कि जो मेन हमारा जो ट्रेड है इंटरमीडिएट टर्मिनोलॉजी उसके रोल कैसे।
या इनकी टाइप्स क्या है? तो yes, we can say that there are several type of trade intermediary, but we will focus on citing only the most commonly encountered. That is, the commission agent is a key. It is a commercial intermediary who undertake to carry out on behalf of the principal one or more buy-sell transaction. He act in his own name and receive a remuneration called the commission. अब इनको किस तरह से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है वो हम देखते हैं. मर्चेंडाइज फॉरवर्डर्स, दे बाय टू रीसेल इन देयर ओन नेम ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. एग्जाम्पल, द कस्टोडियन ऑफ द गुड्स, दिस इज द पर्सन टू होम द गुड्स आर इंटरेस्टेड बिफोर बीइंग सोल्ड. फॉर एग्जाम्पल, द कंसाइनी. ठीक है. इसी तरह ब्रोकर एक दूसरी किस्म है. इट इज एन इंटरमीडिएटरी whose role is to bring together two people, seller and buyer, to facilitate the conclusions of the contract between them. He receives a remuneration called the brokerage. It does not replace any of the parties and does not act in its own name. तीसरा हम कह सकते हैं the commercial agent. Yes, it is an agent who buy or sell on behalf of the several people, called the principal, with whom he sign a mandate contract. He often receive the execute right in the territorial area assigned to him. He act in complete independence and can recognize his activity as he wants, so does not have to be accountable. He receives a percentage of the sale made. तो ये कमर्शियल एजेंट है. इसने भी अपनी जो कमर्शियल वैल्यू है उसमें से अपना हिस्सा इसने रिसीव किया है. देन नंबर 4 पे हम कह सकते हैं एक और इंटरमीडिएटरी, दैट इज द ट्रेवल रिप्रेजेंटेटिव उशर, TRU जो कहलाते हैं. इट इज अ नॉन कमर्शियल इंटरमीडिएटरी हु सेल और बाय ऑन बिहाफ एंड इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल टू whom he is bound by an employment contract. He is called the usher when he visits the local customer and is attached to a single company. Representative when he visits the client in a specific sector and often act on behalf of the several. That is the travelers. अब traveler कौन है? When it is the clientele is spread over the several regions. तो इस तरह से ये traveler है. इसको अलग अलग करके आपको डिफाइन करके बताया गया है, which is called the traveler representative of the usher. ये आपके सामने एक फ्लो चार्ट है जो हमारी एक्चुअल ट्रांजैक्शन है जिसको अभी हमने बयान करना है, which is called the merchanting trade. इसके अंदर आप देखते हैं कि जो इंटरमीडिएटरी फर्म है वो पाकिस्तान में है सपोज करते हैं, और जो ओवरसीज इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है दोनों बाहर. मैं फर्ज करता हूं कि जो इंटरमीडिएटरी फर्म पाकिस्तान में है उसने ट्रेड को फैसिलिटेट किया है, चाइना में एक्सपोर्टर है और लंदन में या यूके में उसका इंपोर्टर है. तो पाकिस्तानी इंटरमीडिएटरी या मर्चेंटिंग ट्रेडर ओवरसीज ट्रेड को फैसिलिटेट करेगा, जबकि डॉक्यूमेंट्स एंड फ्लो ऑफ द प्रोसीड पाकिस्तान के जरिए होगा. तो पाकिस्तान की इंटरमीडिएटरी को ऐसा करने का इस्तेहकाक सेंट्रल बैंक ने दिया है, जो कि हम देखेंगे हमारे इंपोर्ट के चैप्टर में पैरा नंबर 46, चैप्टर नंबर 13 फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल 2020 में इसका प्रोसीजर बताया गया है कि अगर कोई पाकिस्तानी इंटरमीडिएटरी फर्म है और वो पाकिस्तान में रहते हुए ये बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, रेगुलेशंस क्या होंगे. तो बेसिक कंसेप्ट इस ट्रेड का क्या है? मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व द शिपमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन फॉरेन कंट्री टू अनदर फॉरेन कंट्री इन्वॉल्विंग एन पाकिस्तानी ट्रेडर. सच ट्रांजैक्शन आर बेसिकली procurement and or supply under the bill to ship to arrangement basis. A person or the consignor in Pakistan without physically importing the good into Pakistan procures the goods from a supplier outside Pakistan and supply the same goods to another person or the consignee outside Pakistan. जैसे कि इस ट्रांजैक्शन में आपको मैंने फ्लो चार्ट में बताया कि आप एक्सपोर्टर चाइना में है, इंपोर्टर लंदन में है, इंटरमीडिएटरी पाकिस्तान में है जो कमीशन पे काम कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट को फैसिलिटेट करेगा. अब ये किस तरह से ट्रेड होगा इस ट्रांजैक्शन को हम पैरा में देखते हैं, लेकिन पहले चंद पॉइंट्स और हम डिस्कस कर लेते हैं. The commencement of the merchanting trade would be the date of shipment of the export leg receipt or the import leg payment, whichever is first. The completion date would be the date of shipment or the export leg receipt or import leg payment, whichever is the
last. This is a trade transaction where both import transactions and the export transaction are involved. The supplier of the goods will be resident in one foreign country and the buyer of the goods will be resident in another foreign country. जैसे हमने चाइना और यूके की एग्जांपल ली है. While the merchant or the intermediary will be resident in Pakistan. वो intermediary है. Goods do not actually enter or leave the host country or the merchant traders. पाकिस्तान फर्ज करें कि इंटरमीडिएटरी ट्रेड का फैसिलिटेटर है, तो जो प्रोडक्ट होंगी वो पाकिस्तानी पोर्ट को टच नहीं करेंगी, बल्कि बराह रास्त हमारे केस में चाइना से इंग्लैंड में जाके डिलीवर होंगी. अब पैरा 46 चैप्टर 13 फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल 20 को हम देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से. Exchange facility for the merchanting business by the Pakistani intermediary. Authorized dealer may execute three-way merchanting transaction on behalf of the firm or the companies functioning in Pakistan in respect of all goods and commodities tradable as per the import and export policy order under the following modes. अब आपको बताया गया है कि हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंडर जितनी एलिजिबल प्रोडक्ट हैं उनका ये ट्रेड हो सकता है. बैक टू बैक एलसी के थ्रू हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन पे हो सकता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे हो सकता है, एडवांस पेमेंट पे हो सकता है. तो जितने भी हमारे अवेलेबल सेटलमेंट ऑफ पेमेंट के मोड हैं उनके थ्रू हम ये ट्रेड जो है वो कर सकते हैं. हाउएवर इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, registration of the contract and the advance payment must be received by the local firm before making the payment to the ultimate exporter or the seller. तो ये जरूरी है कि जो पैसा है वो पहले आ जाए पाकिस्तान में, ताकि आपको अल्टीमेट सेलर, हमारे केस में जो चाइना वाला सेलर है, उसको पेमेंट करना आसान हो सके. तो ज्यादातर बैक टू बैक एलसी मैकेनिज्म अडॉप्ट किए जाते हैं, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इसको कलेक्शन या रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट या एडवांस पेमेंट पे भी ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. ऑथराइज्ड डीलर आर परमिटेड टू ओपन एलसी इन फेवर ऑफ थर्ड कंट्री एक्सपोर्टर ईदर अगेंस्ट एन इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट और एडवांस रेमिटेंसेस इन कन्वर्टेबल करेंसी received from the ultimate importer in favor of the merchants in Pakistan or the intermediary here in Pakistan, subject to the following condition. अब शराइत क्या क्या दी गई हैं हमारे इस पैरा में वो हम देखते हैं. The amount of the foreign exchange representing the price differential including the commission will be converted into Pak rupee at the conclusion of the transaction. तो पहली कंडीशन यही है कि जो डिफरेंशियल होगा प्राइस का वो जाहिर है कि इंटरमीडिएटरी का कमीशन है, वो उसको पाक रुपी के अंदर कन्वर्ट करना है और उसको यहाँ पर जो इंटरमीडिएटरी का पाक रुपी अकाउंट है उसके अंदर हम शिफ्ट कर देंगे. ठीक है. नो कमीशन और एनी अदर क्लेम ऑफ व्हाटसएवर नेचर विल बी अलाउड टू दी रेमिटेड फ्रॉम पाकिस्तान. अब ये जो कमीशन की अमाउंट है ये आप बाहर रेमिट नहीं कर सकते हैं, कोई भी और किसी किस्म का कमीशन आप बाहर एक्स्ट्रा रेमिट नहीं कर सकते हैं. नो क्रेडिट लाइन सच एज द एक्सपोर्ट रीफिनांस फैसिलिटीज एटसेट्रा विल बी अवेलेबल अंडर दिस ट्रांजैक्शन. ठीक है. इसी तरह से स्टेट बैंक ने आपको यहाँ पर एक स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट भी अलाउ किया है जिसके अंदर पार्टिकुलरली सिर्फ स्पेसिफिकली यही ट्रांजैक्शन हो सकेगी. गुड्स विल बी शिप्ड डायरेक्टली फ्रॉम द कंट्री ऑफ सप्लाई टू द कंट्री ऑफ इंपोर्ट. Authorized dealer are required to perform enhanced due diligence, know your customer of the intermediary merchant being their account holder customers as per applicable instruction. That is the essential part. The authorized dealer shall take all possible measures to verify the bona fide of the parties involved in the three-way merchanting business and genuineness of the transaction in line with the prescribed framework for the managing risk of the trade-based money laundering and the terra financing. तो जो हमारे पास अवेलेबल सेंट्रल बैंक का फ्रेमवर्क है जो गिवन है मैनेजिंग रिस्क ऑफ द ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, उसके पैरामीटर्स को भी मद्देनजर रखना है ये ट्रांजैक्शन करते हुए. एक और सब पैरा 3 में आपको बताया गया है नो फॉरवर्ड कवर फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर ट्रेड अंडर दिस अरेंजमेंट. हाउएवर इफ डिजायर the intermediary Pakistani trader can open a special foreign currency account with an authorized dealer in Pakistan for deposit of the proceed of the letter of credit, advance remittances received from the third country buyer pending eventually payment to the third country. हमारे केस में
चाइना वाले को जाहिर है कि वो एक्सपोर्टर है, उसको हमने पैसा पे करना है और रिसीव करना है हमने लंदन वाले से। हमारे केस में जो फ्लो चार्ट आपको मैंने दिखाया था, जो कंट्री रिसीवर है, कंट्री ऑफ सप्लाई हमारा कौन सा है, चाइना है। एंड द कन्वर्जन इनटू पाकिस्तानी रुपी ऑफ द अमाउंट लेफ्ट आउट आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू द थर्ड कंट्री सप्लायर व्हिच विल अल्टीमेटली बी द commission. General permission has been accorded to the authorized dealer for opening and maintaining special foreign currency account for merchanting trade which will be subject to the following terms and conditions and procedure. जो आपको स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट अलाउ किया गया है पार्टिकुलरली इस ट्रांजैक्शन के लिए, उसके कुछ पैरामीटर दिए गए हैं कि इनके अंदर जो फीडिंग होगी, the account will be fed exclusively through the remittances emanating from the realization of proceed by the ultimate buyer against the supply of the third country of the goods. Okay? Then the account will be kept outside the scope of foreign currency account scheme as embedded in the chapter number 6, जो कि हमारा प्राइवेट फॉरेन करेंसी अकाउंट का चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल में। इस अकाउंट को उन अकाउंट्स से अलग करके देखना है जो वहां पर मेंशन किए गए हैं। Authorized dealer can hold such foreign currency abroad in addition to the normal balances held abroad. Interest occurring on the balances held in the account will be converted into and paid in the Pak rupees. ठीक है, तो इट मींस कि जो कमीशन की अमाउंट होगी वो पाकिस्तानी रुपी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगी। आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द फाइनल लेग of the merchanting trade transaction, the authorized dealer will prepare a statement in the format appearing at Appendix B34, matching the receipt and the payment of each merchanting transaction individually, and will submit the same of the Foreign Exchange Operation Department, FEOD, SBP, BSc, Head Office, Karachi. The reporting of inward and outward remittances would be as indicated in the format appearing at Appendix B35. तो इस तरह से ये हमारी इंस्ट्रक्शंस थी। अब इसके अंदर देखें, ज्यादातर इस ट्रेड के अंदर बैक टू बैक एलसी को जो है वो यूज किया जाता है। आप जानते हैं कि बैक टू बैक एलसी का मतलब ये है कि दो इंडिपेंडेंट एलसीज हैं। ठीक है, जो हमारी मेन एलसी है उसकी बेस पे या उसको कोलेटरल मानते हुए एक और एलसी एस्टेब्लिश की जाती है इंडिपेंडेंटली, जो कि मिडलमैन के थ्रू होती है। इट मीन्स कि मिडलमैन जो है वो कोई हमारा इंटरमीडिएटरी है या हमारा ट्रेड का फैसिलिटेटर है इस ट्रांजैक्शन के अंदर, जिसका आपने रोल देखा है। तो इस तरह से बैक टू बैक एलसी मैकेनिज्म या एडवांस पेमेंट या कलेक्शन या रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट का आपको स्कोप दिया गया है, जिसके तहत ये ट्रांजैक्शन हो सकती है। वेरी पॉपुलर ट्रेड, अब पाकिस्तान के अंदर भी ग्रोइंग बिजनेस में इसको यूज किया जाता है। होपफुली कि आपको ये ट्रांजैक्शन अच्छी तरह से समझ आई होगी। इससे मुताल्लिक या रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप भेज सकते हैं, उसको मैं इंशाल्लाह किसी अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर एड्रेस करूंगा। और होपफुली कि आपको ये यूजफुल इंफॉर्मेशन इसमें मिली होंगी। अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजिएगा। नेक्स्ट किसी और व्लॉग के साथ, एक अच्छी ट्रांजैक्शन के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।